नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे इस बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा कारोबार हुआ और साथ ही अब सोमवार के लिए किन खबरों पर आपको रखनी चाहिए नजर और किन स्टॉक्स में रहेगी हलचल। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम शो के दौरान देंगे। व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं आप, हमारा नंबर है 9582226666 पर अपना सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल जरूर भेजें और #बाजार आज और कल जरूर लिखिए। मेरे साथ सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जुड़ चुके हैं। इसके साथ हमारे जी बिजनेस से रिसर्च से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले शुक्रवार के आज के इस कारोबार में आज बाजार में कैसा कारोबार देखने को मिला, इस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का कारोबारी दिन, वो भी आखिरी कारोबारी दिन, हमने देखा आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 460 अंक टूटकर 57,000 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 142 अंक लुढ़ककर 17,102 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 334 अंक टूटकर 36,100 के करीब ये क्लोज हुआ है। ये तो रही बाजार की बात। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है वो भी समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,648 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,490 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। बाजार में इस हफ्ते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। बताइए। इस हफ्ते हमारे मार्केट में काफ़ी उठापटक देखी गई। सबसे पहला कारण यह था कि यूएस का फेड दरें बढ़ाने के डर से सारे ग्लोबल मार्केट में मंदी देखी गई और उसका असर हमारे मार्केट पर भी दिखा। बीच में आकर हफ्ते में बाजार थोड़े संभले भी सही, पर अंत में आकर थोड़ी बहुत खबरों से और एलआईसी के आईपीओ से थोड़ा सपोर्ट भी मिला। हालांकि जो आज के जो बाजार थे वो बाजार में एक्सपायरी का असर भी दिखा और बाजार में नतीजों का भी पूरा असर देखा गया। अब अगर मैं ये बात करूं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो डॉलर इंडेक्स में मजबूती के साथ रुपया 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। और अगर मैं बात करूं कि कौन से थे इस हफ्ते के निफ्टी के टॉप लूजर्स, तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल। वहीं अगर उसके अलावा टॉप यूजर्स देखे जाएं तो उसमें आपको नाम दिखेंगे स्टरलाइट टेक के, यूटीआई एएमसी, एमएमटीसी के। उसके साथ साथ जो टॉप गेनर्स कौन कौन से थे, टॉप गेनर्स की सूची में महिंद्रा सीआईए, शेफलर इंडिया और क्रिसिल। और अगर उसके बाद निफ्टी के टॉप गेनर्स अगर देखे जाएँ तो उसमें आपको नाम दिखेंगे हीरो मोटो, HUL, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक। अब कौन से सेक्टर्स थे जो गेनर्स और लूजर्स की सूची में रहे, तो सबसे पहले लूजर्स की सूची में है आईटी लूजर्स। आईटी में काफ़ी दबाव देखा गया और उसी के साथ साथ अगर आप मेटल्स देखेंगे, मेटल्स पर भी खासा प्रेशर देखा, जिसमें आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए या फिर हिंदाल्को देख लीजिए या सेल देख लीजिए। उसी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर पर भी अच्छे खासे लूजर्स देखे गए, जिसमें आप ओएनजीसी, टाटा पावर, उसमें सारे नाम शुमार हैं। वहीं अगर सेक्टर गेनर्स की बात करी जाए तो सेक्टर गेनर्स में एफएमसीजी ने एक अच्छा गेन दिखाया। उसमें HUL, वरुण बेवरेजेस और इमामी लिमिटेड ने अच्छे खासे गेन दिखाए, जहाँ पे 5%, 4% या 3% के लगभग के गेन देखे गए। वहीं अगर अंत में अगर ऑटो गेनर्स को देखे जाए तो ऑटो सेक्टर में भी अच्छे गेनर्स देखे गए, जिसमें हीरो मोटो, MRF और एस्कॉर्ट। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में काफ़ी उठापटक देखी गई, जहां फेड रेट का डर था वहीं एलआईसी के आईपीओ से और रिजल्ट से सबसे भी सपोर्ट मिला और काफ़ी उठापटक देखने के बाद ये मार्केट बहुत संभल कर अच्छी क्लोजिंग पर बंद नहीं हो पाया। अब आज के खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन से करते बात। संदीप जी, कल की रिकवरी को बाजार आज नहीं रख पाया कंटिन्यू, और कई ऐसे फैक्टर्स जो हमारे सहयोगी अरमान भी बता रहे थे, बाजार ने अपनी तमाम बढ़त भी गंवाई और गिरावट के साथ भी बंद हुए। आपके हिसाब से आगे बाजार का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, कीपिंग इन माइंड फेड की बैठक हो गई और नतीजों का सीजन भी है, एलआईसी का आईपीओ इज आल्सो इन लाइन? देखिए, आज एक बहुत ही अजीब सा सेशन था और बहुत बढ़िया खुला मार्केट और ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव थे और साथ में सारी चीजें सही जा रही थी। और अचानक से जब सेकेंड हाफ में जो मार्केट में गिरावट आई, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मंडे से जो कैश मार्जिन का जो रूल अप्लाई होने वाला है एफएनओ सेगमेंट में कि आपकी मार्जिन 50% इन कैश इन एफडी ये रहना पड़ेगा, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद हमें लगता है कि आया है। इस तरीके की मंदी तभी आती है जब, क्योंकि ब्रोकर्स के कॉल होते हैं या मार्जिन कॉल्स होते हैं, तभी एक तरीके से 100 पॉइंट्स प्लस में जो मार्केट चल रहा है और अचानक से आप अच्छा खासा माइनस में बंद हो रहे हो। सो लेट्स सी,
इस चीज को हो सकता है कि मार्केट आने वाले 3-4 सेशन नेक्स्ट वीक इसी चीज के एडजस्टमेंट में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद करूंगा नहीं, बट एक चीज साथ में अच्छी हुई है, विक्स जो है वो 20 के नीचे आ गया, जिसको मैं बहुत पॉजिटिव मान रहा हूँ। बाकी फिर भी मैं सेल कॉल ही दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, और मैंने आरती इंडस्ट्रीज को सेल कॉल के लिए लाया है, और 886 पे बंद हुआ है, टारगेट 850 का लगाए और 905 का स्टॉप लॉस। और कोई कैश कॉल वैसे नहीं है, जनरली मैं लाता हूं जब मार्केट्स अच्छे होते हैं, तो कैश सेगमेंट का भी मैं इंट्राडे कॉल लाता हूं, वो नहीं लाया आज। और ईआईडी पैरी जो कि वापस से क्रूड अब माहौल बना सकता है, तो शुगर सेक्टर वापस से इथेनॉल वाली स्टोरी सब काम करेंगे, और ईआईडी पैरी एक फैंटास्टिक कंपनी है, और मुझे लगता है कि 532 के लेवल्स पे जिस तरीके के चार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ से 545 तक ये जा सकता है, 551, 545 के टारगेट्स लगाए और 527 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे ईआईडी पैरी। ओके, तो पोजिशनल पिक और इंट्राडे पिक यहाँ पर संदीप जी की तरफ से हमने देखा, ये स्टॉक पिक उनकी तरफ से। आइए अब कुछ रिजल्ट पर भी बात कर लेते हैं। हमने देखा विप्रो के नतीजे जो आए, आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो के जनवरी से मार्च तिमाही के जो नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो तिमाही आधार पर 2,969 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,090 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने 3,085 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। साथ ही तिमाही आधार पर कंपनी की जो कंसो आय है 20,313 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,860 करोड़ रुपए रही। इस दौरान विप्रो के मार्जिन पर दबाव भी दिखा है और तिमाही आधार पर 16.9% से घटकर ये 16.3% पर आ गया है। विप्रो के नतीजे तो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। संदीप जी, अब शेयर में कैसा एक्शन रहने की उम्मीद जताएंगे आप? ठीक है, मार्केट्स ने ऑलरेडी काफी हद तक आईटी स्टॉक्स में जब विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए तो सर्टेनली सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन आया, और जिस तरीके से इतना करेक्शन के बाद ऐसे लेवल्स पे है, तो मुझे नहीं लगता कि अब विप्रो में बहुत ज्यादा आगे मद्दी देखने को मिलेगी। बट यस, 480 से लेकर 500 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। बाकी ओवरऑल जो ये डेटा आए हैं, नंबर्स आए हैं, ये ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव भी देखने को मिले। बट स्टिल जिन्होंने ले रखा है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ये अच्छा होल्ड है, एंड बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी चाहिए जब ये नीचे जाए तो। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड होल्ड, स्ट्रांग होल्ड। ओके, विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग होल्ड की पॉसिबिलिटी दिखाता हुआ ये स्टॉक संदीप जी की राय है। आगे बढ़ते हैं, मारुति के नतीजे भी सामने आए हैं और जनवरी मार्च तिमाही में हमने देखा मारुति सुजुकी ने शानदार नतीजे पेश किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 51% से ज्यादा बढ़ा है। सालाना आधार पर हमने देखा कंपनी का जो स्टैंड अलोन मुनाफा है 1,166 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,840 करोड़ रुपए रहा। वैसे जी बिजनेस से 1,420 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की जो आय है सालाना आधार पर 24,024 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,740 करोड़ रुपए भी रही है, और जो कंपनी का मार्जिन है उसमें भी शानदार तेजी दर्ज की गई है। अब मारुति पर क्या राय रहेगी संदीप जी? नहीं, मारुति पे मैं काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट जब भी मैंने ऑटो सेक्टर के ऊपर बात की तो मैंने काफी बुलिशनेस दिखाई है। मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रह सकता है, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म किया, और ओपनिंग अप से ऑटो सेक्टर को, ऑटो इंसुलरी सेक्टर को फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। और दूसरी बात यह है कि इस सेक्टर में मारुति एक अच्छा बेट है, क्योंकि ऊपर के लेवल से भी बहुत अच्छा करेक्ट किया, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, चार्ट्स में भी स्ट्रांग है, और साथ साथ आप नंबर्स देखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर्स है और मार्जिन्स बढ़े हैं। जहां ऐसा लग रहा था कि मेटल्स की प्राइसेस बढ़ती है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती है, तो इनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा, बट देन आई थिंक दे हैव डन प्रीटी वेल। और पिछले मार्च में 1241 करोड़ के पैट के सामने 1876 करोड़ का पैट है, सो दैट्स अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले। डाउनसाइड रिस्क मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है नहीं। 7,400-500 एक लेवल है जो कि अच्छा सपोर्ट, और ऊपर का लेवल्स मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा दिखाएगा, और आने वाले 6 से 9 महीने के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक 5 फिगर में जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अल्ट्राटेक के नतीजे भी आए। अल्ट्राटेक सीमेंट देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी है। शानदार नतीजे पेश किए कंपनी ने, और जनवरी मार्च तिमाही के दौरान हमने देखा कंपनी का जो स्टैंड अलोन मुनाफा है
1774 करोड़ रुपए से बढ़कर 2454 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की स्टैंडअलोन आय सालाना आधार पर 13,965 करोड़ से बढ़कर 15,167 करोड़ रुपए रही। हालांकि कंपनी के मार्जिन पर दबाव दिखा है और ये सालाना आधार पर 25.6% से घटकर लगभग 19.4% पर आ गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 38 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? नहीं, अल्ट्राटेक मुझे समाओ, देखिए सीमेंट सेक्टर वैसे अंडर परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सीमेंट की प्राइसेस जिस तरीके से स्ट्रेंथन हो रही है और डिमांड भी इस सीजन में आती है, और अल्ट्राटेक एज अ प्लेयर आई रियली लाइक द सीमेंट प्लेयर, और इस सेगमेंट में चूंकि अंडर परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे होल्ड करके रखना चाहिए और कोई गिरावट आए तो लेने की कोशिश करें। ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सीमेंट सेक्टर फ्रॉम 1 to 2 years परस्पेक्टिव। बिल्कुल, और इंडसइंड बैंक के नतीजे भी सामने आए। हमने देखा Q4 जो मुनाफा है वो 1360 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। हालांकि अनुमान था 1370 करोड़ रुपए का, और जो Q4 मुनाफा है वो 876 करोड़ से बढ़कर ये 1360 करोड़ रुपए हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो NII है कंपनी की वो 3,534 करोड़ से बढ़कर 3,985 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज की गई। और ग्रॉस NPA जो है वो घटा है 2.48% से घटकर 2.27% पर आया है। नेट NPA भी घटा है जो कि 0.71% से घटकर 0.64% पर आया है। इंडसइंड बैंक पर क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी? देखिए मेरे हिसाब से इसको भी होल्ड करना चाहिए, और बैंक्स एज सच बहुत परफॉर्म भी नहीं किए, और मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक जिन लेवल्स पे आफ्टर करेक्शन तो ये अच्छा लेवल है, और जिस तरीके से इनकी सब्सिडियरी है BFSI सेगमेंट भी माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट भी अब अच्छा काम करने वाला है, तो इनके पास भारत फाइनेंशियल जो SKS माइक्रो फाइनेंस थी वो एक कंपनी इनके पास है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत करेक्ट कर चुका ऊपर के लेवल से और अच्छा खासा कंसोलिडेटेड है, और जब NPAs गिरते हैं और बाकी नंबर्स जब अच्छे आए हैं तो मुझे लगता है मार्केट इसको थम्स अप दे सकता है और ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो वन कैन बाय विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ओके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, खरीदारी की राय दे रहे हैं संदीप जी इंडसइंड बैंक में। आगे बढ़ते हैं, आप दर्शकों के सवाल। जयंत दुआ झज्जर से HDFC लाइफ के बारे में पूछे संदीप जी। 100 शेयर है, खरीद है इनकी 620 रुपए की। लगातार दूसरे दिन हमने देखा शेयर में तेजी रही, क्या किया जाए HDFC लाइफ में? देखिए ये स्टॉक वैसा है कि अभी लाइफ इंश्योरेंस LIC का IPO आ रहा है तो ये सेक्टर थोड़ा सा बज में है, बट मुझे थोड़ा महंगा लगता है ओवरऑल, काफी महंगा, और प्लस यहाँ पे भी क्या डिसरप्शन काफी आ चुका है और इतना बड़ा करेक्शन देखने के बाद लाजमी है कि एक बाउंस तो आना ही है, बट आई डोंट थिंक कि ये 600 650 के लेवल्स जो है कि कोई बहुत इजीली क्रॉस करेगा। सो इट विल टेक टाइम, बट यस इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म बेट। ये सेक्टर पे मैं वैसे बुलिश रहता हूं, बट मुझे आगे आने वाले दिनों में इस सेक्टर में काफी जो ये आजकल ऑनलाइन वाले जो इंश्योरेंस कंपनीज है और जो नई नई टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज आ रही है स्टार्टअप्स वाले, ये डिसरप्ट कर रही है बिजनेसेस को, बट स्टिल वन कैन होल्ड इट, एंड कहीं ना कहीं 600 650 का टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। HDFC लाइफ होल्ड करने की सलाह संदीप जी की। हरिप्रकाश दिल्ली से पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक के बारे में। कल नतीजे आए, मार्केट बंद होने के बाद हमने देखा आज शेयर लुढ़का है, निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। हरिप्रकाश जी, एक्सिस बैंक के 120 शेयर उनके पास है और 800 इनकी खरीद है, क्या करें? देखिए आज बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया स्टॉक ने, और इतना बड़ा रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, हालांकि टेक्निकली भी वीक हो गया है, और बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पर्टिकुलरली ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इवन इंडसइंड बैंक की हमने बात की, तो इन सब पे ध्यान दें। बाकी HDFC बैंक भी मर्जर वाली न्यूज के बाद से नॉन स्टॉप टूटे जा रहा है और अब कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट ले रहा है। सो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफी है, और एक्सिस बैंक मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के साथ काफी वॉलेटाइल रहता है। ये दीज आर लीडिंग स्टॉक्स, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखने में ही समझदारी है। सोमवार के बाजार के लिए क्या हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल। जी,
तो आने वाला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड रहेगा नतीजों के लिहाज से और कुछ अहम फैसले भी आने वाले हैं। सबसे पहले सोमवार से शुरुआत कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से ब्रिटानिया, HDFC लिमिटेड अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, साथ ही F&O स्पेस से एलेंबिक फार्मा और M&M फाइनेंस के नंबर्स पर भी आपको नज़र रखनी है। शॉर्ट टर्म ASM भी एप्लीकेबल होगा अब F&O स्टॉक्स में, और साथ ही F&O ट्रेड करने के लिए 50% कैश मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट जो है 2 मई से लागू होती हुई नजर आएगी। यही नहीं, ICICI बैंक पर भी फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर राकेश झा होल टाइम डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होते हुए दिखेंगे और साथ ही अनिंद्या बैनर्जी भी ग्रुप CFO का पदभार संभालेंगे। एक्स के लिहाज से फोसेको इंडिया पर फोकस रहेगा और साथ ही PM मोदी ये जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस विजिट करते हुए नजर आएंगे। 2 मई से 4 मई के बीच इनका ये दौरा रहेगा। हॉलिडे के लिहाज से सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और रशिया के बाजार बंद रहेंगे और साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का जो बाजार है वो भी बैंक हॉलिडे की वजह से बंद रहेगा। 3 मई ट्यूसडे निफ्टी के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील के नंबर्स आएंगे, साथ ही टाइटन के नंबर्स पर भी फोकस रखिए। अदानी एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज F&O स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। इनफैक्ट 3 मई को ईद उल फितर पर भारत के बाजार बंद रहेंगे, सिंगापुर, साथ ही चाइना और जापान के बाजारों में भी छुट्टी रहेगी 3 मई को। 4 मई बुधवार कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर्स आपको नजर रखनी है। साथ ही F&O स्पेस से लंबी सूची है, चुनिंदा नाम ABB इंडिया, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स हैं। LIC का IPO ऑल इंपॉर्टेंट 4 मई को खुलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सबकी नज़र बनी रहेगी। 21,000 करोड़ रुपए का ये कुल IPO साइज है और IPO का प्राइस जो है वो 902 रुपये से 949 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एक्स डेट के हिसाब से गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क पर भी नजर रखिए। अंतरिम डिविडेंड का जो इन्होंने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट होगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान, चाइना और साथ ही आप देखिए ओवरऑल मार्केट्स में यहाँ पर छुट्टी होती हुई दिखेगी और साथ ही US के FOMC की स्टेटमेंट्स हैं वो भी आते हुए नज़र आएंगे 4 मई को। यही नहीं, 5 मई मोस्ट इंपॉर्टेंटली F&O स्पेस से जो कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी लंबी सूची है 5 तारीख को भी, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, डाबर, एक्साइड जैसे स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। एक्सजेट के लिहाज से कोलगेट पामोलिव और सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स जो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, और साथ ही जापान और साउथ कोरिया के बाजार अगेन 5 मई को बंद होते हुए नजर आएंगे। और UK के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों पर फैसला है मई में, वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है कि देखना होगा कि वहां पर किस तरह का इंटरेस्ट रेट एक्शन आता है। और अंत में फ्राइडे 6 मई F&O स्पेस से कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और टाटा पावर अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे और साथ ही वेदांता के जो 31.5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया है उसका एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करेंगे और क्रिसिल का भी जो 7 रुपए का अंतरिम डिविडेंड है ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल काफ़ी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है नतीजों के लिहाज से, या फिर LIC का जो IPO खुलने वाला है उस पर हमारा बड़ा फोकस अगले हफ्ते रहने वाला है। आइए सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी अब डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। कहां पर ऑप्शन के जरिए मौके बन रहे हैं सोमवार को? बिल्कुल, देखिए बाजार में काफी उठापटक देखने को मिल रहा है। मार्केट में रिकवरी हो रही है बट ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे काफी सिलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, एक बाई साइड में, एक सेल साइड में। तो पहला ट्रेड रहेगा इंडियन होटल पे। इंडियन होटल आप देखोगे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, स्ट्रेंथ बनी हुई है, डिलीवरी बेस वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो लगभग ऊपर में 275 तक के स्विंग बन सकते हैं। 260 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 9 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 6 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 15 रुपए तक के टारगेट इंडियन होटल के 260 के मई के कॉल में बनने चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी जो वीक लग रही है, IGL, MGL, BPCL, HPCL सब में वीकनेस रहेगी। तो BPCL का 360 का पुट लेने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना हुआ है, नीचे में 350, 350 तक के लेवल बन सकते हैं। तो 360 का BPCL का पुट लें 10 रुपए के आसपास, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 18 रुपए तक के टारगेट इस 360 के मई के BPCL में पुट में बनने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी, लंबी अवधि के लिए खरीदारी का स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? बिल्कुल, फोसेको इंडिया एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, फाउंड्रीज बनाने वाली और फाउंड्री कंज्यूमेबल्स और सॉल्यूशंस का एक वर्ल्ड लीडर है। फोसेको UK जिनकी ये सब्सिडियरी है, और वेसुवियस इंडिया ये शेयर होल्डिंग उनकी भी है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता मुझे ये कंपनी, और मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी, अच्छे वैल्यूएशंस में 22-23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी, एक जीरो डेट कंपनी, और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया दिए हैं। दिसंबर का क्वार्टर
जो 2021 का उसमें जो पैट है दिसंबर 2020 के सामने 7 करोड़ के सामने 8.25 करोड़ का पैट है। और ओवरऑल मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ तो प्रोमोटेड जनरली लाजमी है कि एक एमएनसी कंपनी होती है तो 75% शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की है, और बाकी ऐसा लगता है, और प्लस एक और कैरिबू लिमिटेड है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, उनकी 11-12%। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से अब चूंकि करेक्टेड भी है, 1800 के लेवल्स ऑलमोस्ट गया था 1790, वहां से 1500 के लेवल्स पे ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा लेवल्स अचीव करेगा, एंड दैट लेवल कैन बी 1730। सो 1730 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदे आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। फोसेका इंडिया में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। धन्यवाद सर, हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।